देखो इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बनता है, EI इज इक्वल्स टू 5 प्लस EV नॉट। ठीक है, देखो जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हो सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में यूज करना। अगर जूल में दी हुई है तो उसे भी किस में कन्वर्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। उसका एक फायदा है जो हम देखेंगे, आपको इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दी हुई है एंड द वेवलेंथ इज 280 nm। तो अगर मुझे वेवलेंथ पता है तो क्या मैं एनर्जी निकाल सकता हूं बाय यूजिंग hc अपॉन लैम्डा। सिंस वेवलेंथ nm में दी हुई है तो hc के लिए क्या यूज करूंगा, 104 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm, 1240 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm। और लैम्डा कितना है 280, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ई इंसिडेंट कितना आएगा 124 अपॉन 28, दैट इज 62 अपॉन 14, दैट इज 31 अपॉन 7। सो 31 अपॉन 7 कितना हो गया, 7 4 जा 28, देन 3.0, 7 4 जा 28, 20 4.41। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है 4.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है आपको, वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 5 प्लस EV नॉट। E इंसिडेंट कितना है 4.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EV नॉट। देखो E से E कैंसिल, तो सारी वैल्यूज किस में आ गई अपने आप, वोल्ट्स में। तो यहां V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट विल बी इक्वल टू 4.41 माइनस 2.5। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 191, सो इट वुड बी 1.91 वोल्ट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आता है। तो देखो यहां पर आप वैल्यूज हमेशा किस में यूज करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ताकि आपके पास ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और डायरेक्टली आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट्स के अंदर। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस तरह से हम यूज करते हैं इन टर्म्स को, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स। समझ में आता है। फिर देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड is proportional to intensity whole square। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एंड इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी। जैसे लाइट की इंटेंसिटी डबल होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स। बट याद रखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड is independent of intensity of light। देखो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है पहले अगर 10 प्रोटॉन स्ट्राइक्स कर रहे थे तो अब हो सकता है 50 प्रोटॉन स्ट्राइक कर रहे हो, लेकिन उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। तो इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर ज्यादा निकलेंगे, लेकिन वो मूव अप भी उसी स्पीड से करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, सेम। उसकी सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ी है, यानी नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकंड इंक्रीज हो गए, लेकिन उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए वहां पर आपके फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होल स्क्वायर, whereas the kinetic energy of photoelectrons is independent of the intensity of light। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए और आपको पता होने चाहिए। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपके पास बताता है कि किस तरह से डिफरेंट मेटल्स बिहेव करती हैं टुवर्ड्स लाइट, कौन सी मेटल आपके पास कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। ये समझ में आता है। चलो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज क्वांटम नंबर्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है
और क्वांटम नंबर्स तो हमें बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आप क्वांटम नंबर्स का एप्लीकेशन करते हो, कैसे करते हो हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे इनको। फर्दर मोर हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, जिसमें आपको इन क्वांटम नंबर्स को यूज करना होगा। कैसे यूज करना होगा उसकी बात तो हम वहीं पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की, कि आखिर क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। देखो, मेरा एक दोस्त था, दोस्त बहुत पुराना बचपन का, वो खो गया है और उसके पास मोबाइल भी नहीं है, ना उसका कोई लैंडलाइन है। मुझे तो सिर्फ उसका नाम पता है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर मुझे उसे ढूंढना है, उसे कुछ दिनों के, अगले ही कुछ दिनों में, इस वीक के अंदर अंदर अगर मुझे उसे ढूंढना है, तो उसे ढूंढने के लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी? एक बार सोच के देखो कि अगर मुझे इस इंडिया के अंदर, जिसका सिर्फ मुझे नाम पता है, अगर मुझे और भी कुछ पता करना हो उसके बारे में, उसे ढूंढने के लिए, एक्सेप्ट फोन नंबर, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास फोन वोन नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास फोन कहां है यार, ठीक है, तो मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि मुझे कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उस आदमी को ढूंढने के लिए। मैं बताऊं आपको, आप बताना गलत है या सही है, ठीक है। पहली चीज, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो आदमी कौन से स्टेट में रह रहा है, मतलब मेरा वो दोस्त कहां जाके कौन से स्टेट में पड़ा हुआ है, वो देखना होगा। उस स्टेट में अगर मैं पहुंच गया, उसके बाद मुझे क्या ढूंढनी होगी? उसकी सिटी। उस सिटी के बाद मुझे क्या ढूंढना होगा? उसकी कॉलोनी। और कॉलोनी मिलने के बाद मुझे क्या चाहिए? उसका हाउस नंबर, ठीक है। नाम तो मुझे उसका पता ही होगा, अब ये मत बोलना कि नाम भी चाहिए। नाम पता है तो ढूंढ रहा हूं, वरना ढूंढूंगा किसको? पता है किसी को? नाम पता है ना मुझे, तो नाम पता है इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूं। अगर मेरे पास ये 4 इंफॉर्मेशन है तो मैं पूरे इंडिया में उस इंसान को लोकेट कर सकता हूं और आसानी से इससे मिल सकता हूं। मानते हो? तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, जरूरी नहीं है 4 हो, ये 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, वो अगर मुझे पता होगी तो मैं उस इंसान को, मेरे उस दोस्त को मैं लोकेट कर सकता हूं। सेम इसी तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने के लिए आपको कुछ नंबर्स पता होने चाहिए। वो जो सेट ऑफ नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। समझ में आता है? तो आप लोग लिखो, द सेट ऑफ नंबर्स which are required, the set of numbers which is required to locate, the set of numbers which is required to locate the exact location or position, the exact position of electrons in an atom are called quantum numbers, are called quantum numbers. These are of following types. देखो, हम बेसिकली 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। दूसरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल l से। थर्ड इज माय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। एंड फोर्थ वन इज माय स्पिन क्वांटम नंबर, इसे मैं डिनोट करूंगा स्मॉल s से। तो ये 4 बेसिक टाइप के क्वांटम नंबर्स हमने पढ़ने हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो आप ये लिस्ट कॉपी करो और फिर हम स्टार्ट करते हैं विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो। तो हमारा पहला टर्म आता है, पहला जो क्वांटम नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल। देखो हर क्वांटम नंबर कुछ ना कुछ चीजें हमें बताएगा जिनके थ्रू हम वर्कआउट करेंगे। पहली चीज, इट गिव्स साइज एंड एनर्जी ऑफ अ शेल। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल। Each value of n represents a shell और ऑर्बिट। दोनों का मतलब सेम है। आपने पढ़ा ना बचपन में, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल। वो शेल्स हम किससे बताते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5 एंड तो एन की हर वैल्यू किसको डिनोट करती है? एक शेल को। के शेल मतलब फर्स्ट शेल, एल शेल मतलब सेकंड शेल, एम शेल मतलब थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, अप टू इनफाइनाइट आपके पास कितने भी नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं। सो ईच वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट्स अ शेल और ऑर्बिट। देन थर्ड पॉइंट, the maximum number of electrons in a shell will be equal to 2n square। एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2n स्क्वायर। तो अगर मैं कहता हूं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, 5, 6 एंड 7, तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2। यहां कितने आने चाहिए? 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 18, 2 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 32, 2 इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 50 एंड 2 इंटू 6 स्क्वायर दैट इज 70। लेकिन एक्चुअल अरेंजमेंट क्या होता है? वैसा तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली अरेंजमेंट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल अरेंजमेंट क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 30। तो हमें ये याद नहीं रखना है। हमें कौन सा याद रखना है? ये जो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में, बट हाल फिलहाल हमें याद रखना है कि एक्चुअल शेल्स में अरेंजमेंट क्या होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवंथ पीरियड में कितने आते हैं? 32। क्लियर? चलो तो ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको बताता है एक एनर्जी शेल के बारे में। हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा है जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है साइज बढ़ती है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होती है, और एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वो शेल जिनके लिए एन की वैल्यू कम है वो लोअर एनर्जी पर होंगे। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उस शेल की एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन सेकंड आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। सी एल गिव्स idea about a subshell। L किसके बारे में बताता है आपके पास? एक सबशेल के बारे में। Each value of L और L represents a subshell। It tells the shape of a subshell।
ठीक है, एल आपके पास एक सबशेल की शेप को बताता है और वो एक सबशेल को डिटरमाइन करता है। एल की हर वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? एक सबशेल को। देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, values of L lies between 0 to n minus। L की n की हर वैल्यू के लिए L की कितनी वैल्यूज होती हैं? बिटवीन 0 टू n माइनस 1। तो देखो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं वैल्यूज ऑफ n एंड देन विल राइट वैल्यूज ऑफ L फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। सपोज n की वैल्यू है 1, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 टू 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसका मतलब L की वैल्यू कितनी आई? 0। जब n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू होंगी 0 टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स L विल बी इक्वल टू 0 एंड L इक्वल टू 1। जब n की वैल्यू 3 है तो L की 3 वैल्यूज आएंगी, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 2, दैट इज फ्रॉम 0 टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो L की वैल्यूज क्या आएंगी? 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2 एंड L इक्वल टू L की हर वैल्यू के लिए आपके पास क्या होता है? एक सबशेल। जब L की वैल्यू होगी 0 तो आपके पास S सबशेल आएगा। जब L की वैल्यू होगी 1 तो आपके पास P सबशेल आएगा। जब L की वैल्यू होगी 2 तो आपके पास D सबशेल आएगा। और जब L की वैल्यू होगी 3 तो आपके पास F सबशेल आएगा। ये होते हैं S, P, D, F। कहने का मतलब फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे? एक। कौन सा? S। सेकेंड शेल में कितने सबशेल होंगे? 2, S एंड P। थर्ड शेल में कितने सबशेल होंगे? S, P एंड D। फोर्थ शेल में कितने सबशेल होंगे? S, P, D, F। पहली चीज, जितनी n की वैल्यू है उतनी ही L की वैल्यूज आएंगे। n की वैल्यू 1 है तो L की एक वैल्यू आई, n की वैल्यू 2 है तो L की 2 वैल्यू आई, n की वैल्यू 3 थी तो 3 वैल्यूज आई, n की वैल्यू 4 है तो L की 4 वैल्यूज आई। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो L की कितनी वैल्यूज आएंगी? 5। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम डिनोट कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में एक सबशेल होता है जिसे हम कहते हैं 1s। सेकेंड शेल में 2 सबशेल होते हैं जिसे हम कहते हैं 2s एंड 2p, क्योंकि L इक्वल टू 0s, L इक्वल टू 1p। थर्ड शेल में 3 सबशेल होते हैं 3s, 3p एंड 3d, L इक्वल टू 0s, L इक्वल टू 1p, L इक्वल टू 2। फोर्थ शेल में 4 सबशेल होते हैं 4s, 4p, 4d एंड 4f। सिंस ये आप भी जानते हो हमारे पास बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए f के आगे सबशेल हमारे काम में नहीं आते हैं, तो हम उनको यूज नहीं करते हैं। जब कभी हमारे पास और एलिमेंट्स मिलेंगे और हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम इनके आगे ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल हम s, p, d, f तक ही काम चलाएंगे अपना। यहां पे S, P, D, F का अपना कुछ मतलब होता है। S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज्ड और F का मतलब होता है फंडामेंटल। तो L जो है, L आपको बताता है एक सबशेल के बारे में और उसकी शेप के बारे में। L की वैल्यूज लाई करती है फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। ठीक है, L की हर वैल्यू के लिए आपके पास एक सबशेल प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट शेल में 1s होगा, सेकंड में 2s, 2p, थर्ड में 3s, 3p, 3d, फोर्थ में 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये आपको समझ में आता है? चलो फिर अगर हम शेप्स की बात करते हैं तो देखो, आप अगर शेप्स की बात करो तो S की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल, लाइक दिस। P की शेप कैसी होती है? इट्स डम्बेल, यानी कुछ इस तरह से। और D की शेप कैसी होती है आपके पास?
डबल डंबल, तो ये शेप आएगी आपके पास कुछ इस तरह से, और एफ की शेप होती है कॉम्प्लेक्स, तो उसे हम ड्रॉ यहां पे नहीं करते। तो ये शेप्स आपको पता होनी चाहिए। एस कैसा होता है स्फेरिकल, पी कैसा होता है डंबल, डी कैसा होता है डबल डंबल, और एफ की शेप कैसी होती है कॉम्प्लेक्स। तो ये था आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन की हर वैल्यू के लिए आपके पास एल की भी उतनी ही वैल्यूज होंगी। एल की वैल्यूज 0 टू n-1 लाई करती है, यानी एल की वैल्यू अगर 2 है तो एन की वैल्यू अगर 2 है तो एल की वैल्यू होगी 0 एंड 1। एन की वैल्यू अगर 3 है तो 0 1 2। फिर देखो यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। जो एल होता है ना एल, इस एल को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। और इसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते, विच विल बी इक्वल टू h/2π इंटू √L इंटू L प्लस। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू h/2π इंटू √L इंटू L प्लस 1। समझ में आता है? तो ये होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो बेसिकली आपको देता है आइडिया अबाउट अ सबशेल, और किस तरह से आप सबशेल की शेप्स को डिफाइन करते हो, किस तरह से एक शेल के अंदर आप सबशेल्स को डिफाइन करते हो कि फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, एंड सो ऑन। समझ में आता है? चलो, देन थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। So our third quantum number is magnetic quantum number, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमें क्या क्या बताता है? It gives the orientation of electrons around the nucleus. Each value of m corresponds to an orbital. आपके पास m की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है। देन वैल्यूज ऑफ m लाइज बिटवीन -L2 प्लस L। L की हर वैल्यू के लिए m की वैल्यूज कहां से कहां लाई करती है? -L2 प्लस L। देन देयर आर टोटल 2L plus 1 values of m for each value of। देखो ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। m की हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिफाइन करती है। l की हर वैल्यू के लिए m की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -L2 प्लस L, and there are total 2L plus 1 values of m for each value of L। देखो जैसे वापस अगर हम टेबल फॉर्म में बनाए तो हम पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ n
फिर हम लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एल, और अब हम लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एम। अगर n की वैल्यू 1 लूं तो l की एक ही वैल्यू आती है l इक्वल टू 0। जब l इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यूज कहां से कहां लाई करती है, -l टू प्लस l, दैट इज -0 टू +0। तो m की भी एक ही वैल्यू आएगी m इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होता है, दैट इज s सबशेल, और उस s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज m इक्वल टू। ये जो एक बॉक्स है इसे हम क्या कहेंगे, एक ऑर्बिटल। अगर n की वैल्यू हो 2 तो l की दो वैल्यूज होती हैं, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 2। जब l इक्वल टू 0 है तो m की आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज m इक्वल टू 0। लेकिन जब l की वैल्यू 2 है तो m की आपके पास तीन वैल्यूज आएंगी, -2 टू +2, दैट इज m इक्वल टू -2, m इक्वल टू, sorry not 2, it would be 1, sorry, so it's -1, 0 and m equal to +1। that means जो 2 के लिए क्या होता है, सॉरी 1 के लिए क्या होता है, p सबशेल, यानी p सबशेल में आपके पास तीन ऑर्बिटल्स होंगे, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली जब n की वैल्यू 3 है तो l की तीन वैल्यूज आएंगी, 0, 1 एंड 2। 0 के लिए s यानी एक सबशेल, 1 के लिए p यानी तीन सबशेल, 2 के लिए आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, 2l + 1 वैल्यूज। 2 × 2 + 1 कितना होता है, 5, यानी जब l 2 है तो m की 5 वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू +1 एंड m इक्वल टू +2। तो ये आपके पास 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं m की फॉर द वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 2। यानी l इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d सबशेल के लिए, यानी d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। सिमिलरली l इक्वल टू जब 3 होगा तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 2 6 + 1 7, यानी f ऑर्बिटल, f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7। तो इस तरह से m की हर वैल्यू किसको डिफाइन करती है, एक ऑर्बिटल को। l की हर वैल्यू के लिए m की कितनी वैल्यूज होंगी, 2l + 1, जो लाई करेंगी बिटवीन -l2 + l। l इक्वल टू 0 है तो m भी 0 आएगा, यानी एक ऑर्बिटल। l इक्वल टू 1 है तो m की तीन वैल्यूज आएंगी, यानी तीन ऑर्बिटल। l इक्वल टू 2 है तो m की 5 वैल्यूज आएंगी, यानी 5 ऑर्बिटल्स। ये समझ में आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऑर्बिटल्स, और ये आपको बताता है कि किस तरह से ये ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड अरेंज होगा एक एटम में, एक ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस के अराउंड। हेलो गाइस, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग वापस से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि हमारे पास n की कुछ वैल्यूज होती हैं और n के करस्पॉन्डिंग आपके पास l की कुछ वैल्यूज होती हैं, विच लाइज बिटवीन 0 to n-1, और l की हर वैल्यू के लिए आपके पास क्या होती है, m की कुछ वैल्यूज होती हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू होती है 0, और जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होती है, 0, क्योंकि m की वैल्यूज कहां से कहां लाई करती हैं, -l2 + l। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यूज लाई करेंगी फ्रॉम -0 to +0, दैट इज 0। देन n की वैल्यू आपके पास होती है 2, जब 2 है तो l की दो वैल्यूज होंगी, 0 एंड l इक्वल टू 1। जब l इक्वल टू 0 है तो m भी कितना होगा, 0। लेकिन जब l इक्वल टू 1 है तो आपके पास m की तीन वैल्यूज होती थी, -1, 0, +1। सिमिलरली जब आपका l 2 होगा तो आपके पास इसकी टोटल 2l + 1 वैल्यूज होती थी, हमने देखा था लास्ट क्लास। तो l की वैल्यूज होंगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। हमने ये भी पढ़ा था कि m की हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताती है। तो ये तो होता है शेल,
ये क्या हुआ आपका सबशेल, और इस सबशेल में ये क्या हुआ आपके ऑर्बिटल्स। यानी फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होता है, दैट इज एस सबशेल, और उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल, दिस इज एस सबशेल। सिमिलरली L इक्वल टू 1 स्टैंड्स फॉर पी सबशेल, यानी पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। सिमिलरली L इक्वल टू 2 इज फॉर डी ऑर्बिटल, तो डी सबशेल में आपके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो ये m की वैल्यूज आपके पास हर एक ऑर्बिटल को डिनोट करती हैं, और हम देखते हैं कि p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, और d में कितने होते हैं, 5। तो ये p में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, और d में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखो हम बात करने जा रहे हैं पहले p के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं p सबशेल की, सो फॉर p सबशेल L की वैल्यू कितनी है, 1, और अगर L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे m की 3 वैल्यूज हैं, -1, 0, +1, और हर एक के करस्पॉन्डिंग आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं px, py एंड pz। जो आपका p सबशेल होता है, इस p सबशेल की शेप होती है डंबल। तो जो डंबल शेप आपका ऑर्बिटल है, इस डंबल शेप ऑर्बिटल की अरेंजमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, उसके हिसाब से हम इन्हें डेजिग्नेशन देते हैं px, py एंड pz। जो आपका px ऑर्बिटल है, उस px ऑर्बिटल में जो डंबल की शेप्स हैं, जो डंबल की लोब्स हैं, सॉरी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपकी z एक्सिस। तो px के लिए जो डंबल की लोब्स हैं, दोज लोब्स लाई अलोंग द x एक्सिस, इसलिए से हम क्या कहेंगे, px। फॉर py the lobes will lie along this y axis, and for pz the lobes will lie along this z axis. This is x axis, this is y axis, this is your px orbital, this is py orbital, and this is your pz orbital. So in px the lobes will lie along x axis, py lobes will lie along y axis, and pz lobes will lie along z axis. We can arrange px, py and pz in for the values of m. This is px, this is pz, this is py. This value can be plus minus 1, this will be 0, this will be plus minus. For px and py values can be plus minus 1. For pz the value of m will be equal to 0. This is m, m. So these are 3 p orbitals, px, py and pz. For pz the value of m will be 0. For px and py it can be plus minus 1. अगर ये px के लिए प्लस 1 है तो py के लिए कितना होगा, -1, और अगर ये px के लिए -1 है तो फिर py के लिए कितना होगा, +1। बोथ कैन नॉट हैव सेम वैल्यू, दोनों की वैल्यू +1 या दोनों की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। सिमिलरली if we talk about d subshell, d subshell की शेप कैसी होती है, it's डबल डंबल। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, और l की 2 वैल्यू के लिए आपके पास m की 5 वैल्यूज आती हैं, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो इन 5 वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग्स आपके डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, देखो बात करते हैं, आपके पास होते हैं dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये आपके पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर हम इनकी शेप्स की बात करें पहले, तो दिस इज एक्सप्लेन, दिस इज y, dxy वो ऑर्बिटल होता है जिसकी चारों लोब्स xy प्लेन में लाई करती है। दिस विल बी dx। सिमिलरली जो आपका dyz ऑर्बिटल होगा उसकी चारों लोब्स कहां लाई करेंगी, along
YZ axis. Same XZ lobes will lie in the XZ plane. This is DXZ. तो ये वो ऑर्बिटल्स है जिनकी लोब्स x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग लाई करती है. देन similarly we have two more, dx square minus y square and dz square. This is x axis, this is y axis. So in dx square minus y square, the lobes will lie along x and y axis. dx square minus y square आपके पास वो ऑर्बिटल होगा जिसकी लोब्स कहां लाई करेंगी, x और y एक्सिस के along. Similarly dz square will be the orbital, ये x है, ये y है और ये z. तो जो आपके पास dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है उसकी लोब्स कहां लाई करती हैं, लोब्स लाई along this z axis. तो बेसिकली dz स्क्वायर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके चारों तरफ हम एक फ्यूज्ड रिंग बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, लाइक दिस. This will be your axis. This is dz square. तो ये आपके पास d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz एंड dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इन सबकी लोब्स कहां लाई कर रही हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द प्लेन्स, सॉरी इन द प्लेन्स, इन बिटवीन द एक्सिस. लेकिन अगर हम इन दोनों ऑर्बिटल्स की बात करें तो इनकी लोब्स कहां लाई कर रही हैं, अलोंग द एक्सिस. तो इस तरह से ये मेरे पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें से 3 की लोब्स लाई करती हैं बिटवीन द एक्सिस और 2 की लोब्स लाई करती हैं अलोंग द एक्सिस. तो डिपेंडिंग ऑन कि इनकी लोब्स कहां लाई कर रही हैं, हम इन d ऑर्बिटल्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 2 सेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक T2g और दूसरा EG. ये आप लोगों के 12th में काम में आता है, तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. T2g इज dxy, dyz एंड dxz. ये तीनों ऑर्बिटल मिलकर जो सेट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं T2g. T2g यूज करते हैं उन ऑर्बिटल्स के लिए जिनकी लोब्स कहां लाई करती हैं, बिटवीन द एक्सिस. जबकि EG मिलकर बनाएंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. तो EG में आप उन ऑर्बिटल्स को इंक्लूड करते हो जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस लाई करती है. तो ये आपके पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं. अगेन हम इनको m की वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. किस तरह से असाइन कर सकते हैं देखें. इसे हम कहते हैं dxy, इसे हम कहेंगे dyz, दिस इज dz स्क्वायर, दिस इज dxz, दिस इज dx स्क्वायर माइनस y, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1, 0, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस. ये आपके 5 d ऑर्बिटल्स के लिए m की वैल्यूज होती है. तो इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर काम में आता है एक ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए. m की हर एक वैल्यू के लिए आपके पास एक ऑर्बिटल होगा. अगेन अगर इसकी वैल्यू +2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2. अगर इसकी वैल्यू -2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, +2. ठीक है. ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमेशा +2 ही रहेगी, +2 -2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा dxy के लिए प्लस या -2 में से कोई एक वैल्यू होगी. अगर ये +2 हो गया तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 एंड वाइस वर्सा. तो इस तरह से m डिफाइन करता है एक ऑर्बिटल को, और m की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास कोई ना कोई एक ऑर्बिटल होता है. ठीक है. तो m काम में m एक तो शेप बताता है आपके पास ऑर्बिटल्स की. जैसे इसकी शेप कैसी होगी, डबल डम्बेल जिसकी दोनों लोब्स कहां लाई कर रहे हैं, अलोंग z एक्सिस. इसी तरह px, py एंड pz. नेक्स्ट हमारे पास एक क्वांटम नंबर और बचता है विच इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर. हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं.
The next one is spin quantum number. जिसे हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे. ये कुछ भी नहीं होता, इट सिंपली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ घूमता है, लेकिन ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, स्पिन करता है. तो उसकी वजह से आपके पास जो क्वांटम नंबर जनरेट होता है, हम क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर. इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास s की दो वैल्यूज होती हैं, आइदर प्लस हाफ और s इज इक्वल्स टू माइनस हाफ. प्लस हाफ इज फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसे हम अपवर्ड एरो से दिखाते हैं. माइनस हाफ इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसे हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं. तो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन को डिफाइन करता है. प्लस हाफ इज फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंड माइनस हाफ इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. फिर देखो, हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ एल, h अपॉन 2 पाई इंटू रूट एल इंटू एल प्लस 1. सिमिलरली यहां पर भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है. That is due to the spin of electron. और ये जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, इसे हम कहते हैं स्पिन ओनली मोमेंटम. That is equals to root s into s plus 1 इंटू h अपॉन 2. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है, उसे कहेंगे रूट s इंटू s प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई. दिस इज स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे s के हमेशा प्लस हाफ यूज करोगे, माइनस हाफ यूज नहीं करोगे. देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जिसे हम कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी. which is 2 times capital S plus 1, and this capital S is summation of spins of all the electrons present in that atom. For example, मुझे किसी ने कहा एक p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, so 1 2 3 and 4, इजीली 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल S केवल निकालूं, that will be summation of spins plus half plus half plus half minus half. So summation will be plus half plus half plus half minus half. Half will cancel out half, s will be equal to 1. So spin multiplicity here will be capital S is equals to 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1. So spin multiplicity that will be equal to 2 into 1 plus 1, that is 3. So this is how we can calculate spin multiplicity by calculating the total spin of electrons. जब भी आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है, यूज द फॉर्मूला 2s plus 1 where s is equals to summation of small s. क्लियर है आपको? चलो, तो देखो ये होते हैं आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स. बेसिकली these quantum numbers are used to define the location of an electron in an atom. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Since हमने ये चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं, तो हम बता सकते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन को डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि L इज इक्वल्स टू 2, M इज इक्वल्स टू 0, N इज इक्वल्स टू 3 और S इज इक्वल्स टू प्लस. आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा. N equal to 3 denotes the shell, third shell. L equal to 2 denotes the orbit, the subshell, that is d subshell. M equal to 0 denotes your
orbital, that is dz square, and s equals to plus half says there is one unpaired electron. So the configuration will be like this. If this is 3D subshell, the electron will present somewhere here. 1, 2, 3. So it is talking about this electron. Suppose मैंने आपसे कहा 6s2. For 6s2 we can write all the 4 quantum numbers. 6s2 will be like this. जब हम लोग कॉन्फिगरेशन लिखना सीखेंगे तब हम और बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में. This denotes the principal quantum number, that is n. n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 6. ये शेल हो गया. सब शेल इज s. For s, l is equals to 0. s के लिए m की वैल्यू भी कितनी होती है 0. This is first electron, this is second electron. The spin of second electron is anti-clockwise, downward direction. So value of s will be equal to minus. So this is how we depict quantum numbers for any given atom. जैसे यहाँ पे आपके पास n equal to 3, l equal to 2, m equal to 0, s equal to half, तो आप बता सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के कौन से सबशेल के अंदर बैठा हुआ है. सिमिलरली अगर आपको ये वैल्यू दी हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हो कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या होंगी. ये समझ में आता है आपको? तो इस तरह से हम यूज करते हैं क्वांटम नंबर्स को. इनका हम फर्दर यूज देखेंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे. तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन की बजाय हम लोग मूव कर रहे हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन पे. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. देखो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. देखो ये थोड़ा टिपिकल सा इक्वेशन है दिखने में, लेकिन हम इसको बहुत इजी फॉर्म में पढ़ेंगे आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और अगर आज तक आती होगी तो आगे कभी नहीं आएगी. ठीक है. देखो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन क्या होता है. ये आपके पास एक जनरल फॉर्म है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन del z square plus 8 pi square m upon h square into e minus v into psi is equals to. ये आपके पास श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन होता है. जिन लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है उनके लिए डेल अजीब सी चीज है. तो जो आप डी स्क्वायर लिखते हो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर या डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे ये d होता है, ये वही डेल है. ठीक है. ये बहुत छोटी क्वांटिटीज के लिए, बहुत छोटे डिफरेंसेस के लिए डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हम डेल यूज करते हैं. अदरवाइज आप से डी भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इट्स डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d square psi upon dz square plus 8 pi square m upon h square into e minus v into psi is equals to. आप इसे इनमें से किसी भी फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी हो वहां फॉर्म में लिखो. इस इक्वेशन को हम कहते हैं आपका श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. ठीक है. देखो यहाँ पे जो साई है, मैं जनरली इसको शाई बोला करूंगा, बट इट्स साई. मेरी आदत है शाई बोलने की, तो आप लोग, मेरी आदत आप मत डालना, आप लोगों को इसको साई बोलना है. दिस साई इज कॉल्ड द वेव फंक्शन. लिखो वेव फंक्शन. साई denotes the probability of finding electrons. Probability of finding electrons in space. ये आपके पास psi होता है. psi is your wave function
and it gives the probability of finding electrons in the space. ठीक है, psi क्या बताता है आपके पास कि जो आपका स्पेस है, स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे. The space where psi has maximum value is called an orbit. psi की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है? ऑर्बिटल्स पे, जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम. अगर इनको आप ऑर्बिट्स कहो, ठीक है. और हम यहां पर एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं नोडल प्लेन्स. नोडल प्लेन्स क्या होते हैं? लिखो, दीज आर नोडल प्लेन्स, दीज आर द प्लेन्स और सरफेसेस, these are the planes or surfaces where the probability of finding an electron, where the probability of finding an electron is maximum, is maximum. देखो, nodal plane, sorry, not maximum, sorry. These are the planes or surfaces where probability of finding an electron is 0. Nodal planes या फिर आप इन्हें nodal surfaces भी कहते हो, या फिर आप इन्हें nodes भी कहते हो. Nodal planes or nodal surfaces or nodes are the planes or surfaces where probability of finding an electron is 0. That is, the value of psi will be equal to 0 at a node. ठीक है, तो आपके पास नोड वो सरफेस या वो प्लेन्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0. द प्लेन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड अ नोडल प्लेन. ठीक है, हम इसको यूज करेंगे. फर्दर देखो, psi इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और psi विच इज आवर वेव फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यहां पे हम दो तरह के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है, हम अभी बात करेंगे, हम यहाँ पे दो डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक एंगुलर डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में. जब हम एंगुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें एंगुलर नोड्स मिलेंगे, जब हम रेडियल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें रेडियल नोड्स मिलेंगे. यहां पर हम जनरली रेडियल डायरेक्शन की बात करेंगे और रेडियल नोड्स के बारे में भी बात करेंगे. जब हम इस वेव फंक्शन को यूज करेंगे, हम इस वेव फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, हम यहाँ पर कुछ ग्राफ्स प्लॉट करेंगे. दोज ग्राफ्स विल बी फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड बिटवीन psi. दोज ग्राफ्स विल बी बिटवीन psi एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. तो जब भी हम न्यूक्लियस से मूव कर रहे हैं तो हम हमेशा रेडियल डायरेक्शन में मूव करेंगे और हम बात करेंगे रेडियल नोड्स की, जो आपको अभी समझ में आ जाएगा. पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, दैट इज फॉर टोटल नंबर ऑफ नोड्स. Total number of nodes for any orbital will be equal to n minus 1, where n is your principal quantum number. यहां पे आपको दो तरह के नोड्स मिलेंगे, one is angular nodes which will be equal to L, which is your azimuthal quantum number, and radial nodes. There are only two type of nodes. These are total nodes, these are angular nodes. So radial nodes will be total nodes minus angular nodes. That is n minus L minus. तो जब तक आपको ये फॉर्म नहीं पता है, आपको ये पता नहीं नोड्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ग्राफ्स इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी. So to interpret those graphs, you have to use these three forms. टोटल नोड्स, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स. नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ psi विद डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. वी हैव टू प्लॉट सम ग्राफ्स. बड़े ध्यान से देखना, ये ग्राफ्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे, पर आज की बात नहीं करेंगे, हम इन ग्राफ्स को बहुत सिंप्लीफाई करने वाले हैं. देखो, हम
अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए यहां पर साई और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे. दिस इज योर साई वेव फंक्शन and this is distance from nucleus, that is r. Since we are moving in a radial direction, we will only talk about radial nodes. और radial nodes का फॉर्मूला क्या है? n minus l minus 1. तो हम मोर जनरली n minus l minus 1 की बात करेंगे. This is your number of radial nodes. मैं जो ग्राफ का नेचर बनाऊंगा उसको आपको सिर्फ याद रखना है कि नेचर ऐसा होता है, वो आपको थोड़ी देर में याद हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत. हम सबसे पहले ग्राफ बनाने जा रहे हैं 1s ऑर्बिटल के लिए. तो 1s ऑर्बिटल ग्राफ होता है कुछ ऐसा. ये नेचर आपको याद रखना है. s के लिए कोई भी s ऑर्बिटल बनेगा उसके लिए ग्राफ हमेशा यहां से स्टार्ट होगा बिटवीन psi एंड r. इट विल मूव लाइक दिस. ये नेचर आपको याद रखना है. ठीक है. अब देखो 1s, अगर मैं 1s के लिए रेडियल नोड्स काउंट करूं तो 1s के लिए रेडियल नोड्स क्या होंगे? इट विल बी इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. 1s के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस l कितना होता है s के लिए? 0 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो देयर विल बी 0 नोड्स. यानी s के लिए यहां पर कोई भी नोड, सॉरी ग्राफ ही गलत हो, s के लिए यहां पे आपके पास कोई भी नोड नहीं होगा. दैट मीन्स s का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा. नोड क्या होता है? नोड इज द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ psi इज 0. यानी एक नोड बनने के लिए इस ग्राफ को, इस एक्सिस को एक बार कट करना होगा. लेकिन सिंस यहां पर एक भी नोड नहीं है इसलिए 1s का कर्व इस एक्सिस को कट नहीं करेगा. सो दिस इज द कर्व फॉर 1s, r एंड psi. सिमिलरली सपोज मुझे कर्व बनाना है 2s के लिए. तो अगर हम 2s की बात करते हैं तो 2s के लिए रेडियल नोड्स कितने होंगे? n माइनस l माइनस 1. 2s के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 माइनस s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई? 0 माइनस 1, दैट इज 1 नोड. अगर एक नोड आ रहा है तो आपका ये कर्व इस एक्सिस को एक बार कट करेगा. सो द कर्व फॉर 2s विल बी लाइक दिस. This is for 2s. समझ में आता है? सिमिलरली हम बात करते हैं 3s के लिए कर्व की. तो अगर मुझे 3s का कर्व बनाना है इट विल बी psi एंड r. 3s के लिए कितने नोड्स आएंगे? रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 2 नोड्स. यानी ये कर्व इसको 2 बार कट करेगा. 1, 2 एंड दिस विल बी द कर्व फॉर 3s. सिमिलरली 4s के लिए कितनी बार कट करेगा? 3 बार. ये जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ psi इज इक्वल्स टू 0. सो दिस पॉइंट डिनोट्स अ नोड. दिस पॉइंट डिनोट्स अ नोड. दिस पॉइंट डिनोट्स. ठीक है. तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, जिसके लिए आपको ड्रॉ करना है. नेचर वुड बी लाइक दिस बिटवीन psi एंड r. ये समझ में आता है? सिमिलरली हम 2p, 3p, 3d इन सब के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. देखो कैसे ड्रॉ करते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं 2p के लिए, दिस psi, दिस इज r. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2p. 2p के लिए नोड्स कितने हो जाएंगे? n माइनस l माइनस 1. n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 माइनस l. फॉर p l इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, दैट इज 0. सो देयर विल बी 0 रेडियल नोड्स फॉर 2p. 2p का नेचर बनेगा कुछ इस तरह से. दिस विल बी द कर्व फॉर 2p. सपोज मुझे कर्व बनाना है 3p के लिए. तो 3p के लिए कर्व कैसा होगा? फॉर 3p नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी 3 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 1. सो कर्व ऑफ 3p विल बी कटिंग दिस एक्सिस 1 टाइम लाइक दिस. ये कर्व किसका होगा आपके पास? 3p का. सिमिलरली अगर आपको 4p के लिए कर्व बनाना है so for 4p number of radial nodes will be 4 minus 1 minus 1, that is 2 nodes.
तो ग्राफ कितनी बार कट करेगा एक्सिस को? 2 टाइम्स. ग्राफ विल बी लाइक दिस. दिस इज फॉर 1 नोड, 2 nodes, 1 node, 0 node. तो इस तरह से हम S और P के लिए psi और R के बीच में ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं. Similarly, we can draw the graphs for 3D also. Suppose मुझे psi और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन फॉर 3D. 3D के लिए n हो गया 3 माइनस L की वैल्यू 2 माइनस 1, दैट इज 0 नोड. तो 3D का ग्राफ भी कैसा आता है? कुछ इस तरह से. Similarly, we can draw the graph for 4D also. 4D के लिए क्या हो जाएगा? 4 minus 2 minus 1, that is 1 node. So graph will cut it one time like this. This will be the curve for 4D. So 1s, 2s, 3s, 2p, 3D आप सबके लिए psi और r के बीच में कर्व्स ड्रॉ कर सकते हो. बस आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेडियल नोड्स का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज n माइनस l माइनस 1. और आपको चेक करना है जितने नोड्स होंगे उतनी बार आपका कर्व इस एक्सिस को कट करेगा. ठीक है. S के लिए ग्राफ का नेचर हमेशा ऐसा होगा, जबकि P और D के लिए ओरिजिन से ग्राफ आपका स्टार्ट. लेकिन ये सारे ग्राफ गलत है. आपने ग्राफ्स तो बना लिए, लेकिन ये सारे ग्राफ क्या हैं? गलत. गलत क्यों है? क्योंकि हमने डिफाइन किया था psi इज प्रोबेबिलिटी. Probability of finding electrons.